स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कोरोना की। हम सब इस बात के गवाह हैं कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने इस कदर तबाही मचाई। हालांकि पहली और दूसरी लहर की अपेक्षा कोरोना की तीसरी लहर का असर थोड़ा कम रहा। अब तीसरी लहर के बाद कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। आंकड़े कम होते ही लोगों की लापरवाही भी शुरू हो गई है। लोग सही तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, जिससे फिर से मामले बढ़ सकते हैं। हालांकि कोरोना को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग तरह की थ्योरी भी बना रहे हैं। कुछ का मानना है कि तीसरी लहर के बाद कोरोना अब खत्म हो जाएगा, तो कुछ का मानना है कि कोरोना अब एक सामान्य बीमारी बनकर रह जाएगा। लेकिन कोरोना महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर चेताया है। उसने साफ शब्दों में कहा, महामारी खत्म नहीं हुई है। कोविड-19 के कई और चिंताजनक वेरिएंट आ सकते हैं। कोरोना महामारी को लेकर हाल ही में WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने भी चेताया है, लेकिन इसके बावजूद इसके कम होते आंकड़े लोगों की लापरवाही सामने लाने लगे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना अब कितना खतरनाक है। 5 लेयर तक भी आ चुकी। तीसरी लहर अभी कम तो हो गई है, यदि हमने सावधानी नहीं रखी है ना, जैसे कि बोलते हैं मास्क, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, यदि अपन नहीं करते हैं तो कोई भरोसा नहीं है। ये वायरस बहुत ही ज़्यादा म्यूटेट होता है, कोई चौथी लेयर भी आ सकती है। दूसरे देशों में तो 5 लेयर तक भी आ चुकी है, तो कोई भारत अछूता तो नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग को 2 वजह हैं, एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा जो ओमिक्रॉन जो प्रिडोमिनेंट वेरिएंट था वो बहुत संक्रामक था, लेकिन उसकी घातक क्षमता कम थी। देखिए, सावधानी तो हमको रखनी चाहिए। वायरस का कुछ पता नहीं है, वायरस किस तरह आ जाए। कहो कि वो डेल्टा से भी ज़्यादा कुछ खतरनाक रूप पे आ जाए, तो अपने तरफ से जो हो सकता है जिससे हम बच सकते हैं वो तो रखना चाहिए। उधर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि संक्रमण अब काफी कम हो चुका है, लेकिन सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। मंत्री सारंग ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। मंत्री विश्वास सारंग से खास बातचीत की संवाददाता कुलभूषण सक्सेना ने। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पोस्ट कोविड के केस, अब कोविड के केस हालांकि कम होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन पोस्ट कोविड देखिए, हमने सेकेंड वेव में भी देखा कि कोविड के बाद भी कुछ लोगों को दिक्कतें हुई थी, और इस वेव में भी देखा है कि कोविड के बाद कुछ लोगों को दिक्कत है। तो उनको यही सजेशन दिया जा रहा है कि क्योंकि अधिकतर लोग इस बार होम आइसोलेशन में है, तो होम आइसोलेशन का जो हमारा कोविड केयर सेंटर से उनसे जो वार्तालाप हो रहा है, जो फ़ोन कॉल हो रहा है, उसमें उनको ये सलाह दी जा रही है कि वो आप अपने खान पान पर, अपनी योग और इस तरह की हल्की फुल्की एक्सरसाइज पर ध्यान दें। अपनी डाइट को, खासकर खान पान को इस तरह से रखें जिससे कि कोविड के बाद की जो कमजोरी है वो समाप्त हो सके। तो इसके बारे में सरकार ने पूरी गाइडलाइन बनाई हुई है, और ये बात ज़रूर है कि जो कोमॉर्बिड है, जिनको कोई और बीमारी है, उनको ज़रूर पूरी तरह से सहूलियत के साथ रहना चाहिए, अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। पे सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है 12 से 15 वर्ष के जो बच्चे। देखिए, अभी तो एक कंपनी की वैक्सीन को DGCI की समिति ने अप्रूव किया है। अब केंद्र सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश आएंगे, उसी के बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। जो दिशा निर्देश आएंगे हम उसका पालन करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यही कहा है कि जिस प्रकार से पोस्ट कोविड है, जो अति गंभीर बीमारियां होती हैं जिन्हें कोविड होता है, तो ऐसे समस्या को लेकर जो है सरकार की तरफ से लगातार इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही सावधानी बरतना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज। इधर कोरोना के आंकड़े कम क्या हुए, लोगों की लापरवाही भी शुरू हो गई। लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, मानो ऐसे कि कभी कोई कोरोना नाम की महामारी थी ही नहीं। बता रहे हैं हमारे संवाददाता। देखा जाए कि जब तीसरी लहर की अगर बात किया जा रहा था ओमिक्रॉन को लेकर, ओमिक्रॉन की जो ये संक्रमण जो बढ़ने की दर थी वो धीरे धीरे अब धीमी होती जा रही है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में भारतवर्ष में तकरीबन 30 से 35 हजार केसेस देखे गए हैं। अगर महासमुंद जिले की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में 24 घंटे में 603 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें 11 पॉजिटिव केस पाए गए और 50 लोग हैं जो स्वस्थ होकर अपने घरों को गए हैं और एक की मौत हो गई है। अगर अभी तक के कुल आंकड़ों की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में 32,985 केसेस आए हैं
और 32,479 लोग स्वस्थ हुए हैं और अभी तक 376 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर अभी एक्टिव केसेस की अगर बात किया जाए तो एक्टिव केसेस महासमुंद जिले में 130 एक्टिव केसेस हैं जो वर्तमान में हैं। अगर पॉजिटिव रेट की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में 1.8% पॉजिटिव रेट है। और यही कारण है कि अब लोग तीसरी लहर के कम होते हैं, उसका संक्रमण दर कम होते हुए देखते हुए फिर से बेपरवाह हो गए हैं। अगर माना जाए तो प्रशासन की भी जो ये मास्क लगाने की मुहिम थी, लोगों को जागरूक करने की मुहिम थी, वो भी अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही। लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस कोरोना को समझ रहे हैं और अभी भी मास्क लगाकर आना जाना कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाकर आना जाना नहीं कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो कोरोना की जो तीसरी लहर है वो धीरे धीरे गति उसकी है जो धीमी होती जा रही है। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। हालात क्या हैं, किस तरह की इस वक्त स्थिति है। डॉक्टर अनिल, कोविड केयर अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर बालाकृष्णन, कोरोना विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनिल, सबसे पहला आपसे ही हम सवाल ले लेते हैं। वर्तमान में जो कोविड की स्थिति है, इसके वेरिएंट जिस तरह से म्यूटेट होकर आ रहे थे, ओमिक्रॉन के बाद अब मामले घटते हुए दिख रहे हैं, अभी हम किस स्थिति में कह सकते हैं इस वक्त, दर्शकों को बताएं। जी, अभी स्थिति काफी कम होती जा रही है। जैसा देखा था तीसरी लहर में काफी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले जो पीक आया था उसमें करीबन 3,000, इंदौर में 3,000 से ऊपर केसेस गए थे और अब धीरे धीरे काफी तेजी से वो नीचे आ रहे हैं। तो लोग, मुझे ये लगता है कि काफी लोग इसमें संक्रमित हो चुके हैं, जिन्होंने, हो सकता है जिन्होंने टेस्ट कराए हो, जिन्होंने नहीं भी कराए हों, और काफी वैक्सीनेशन का इन सब लोगों को फायदा हुआ है। ओमिक्रॉन की जो सीवियरिटी थी वो इन लोगों में कम दिखाई दी है और सिर्फ ये इसलिए है कि इन्होंने वैक्सीनेशन किया है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं है ना, उनमें सीवियरिटी रही है। तो अपन को ये कहना बड़ा मुश्किल है कि, और गलत भी होगा, कि ओमिक्रॉन की सीवियरिटी नहीं थी, ये सिर्फ वैक्सीनेशन के कारण आपको कम दिखाई दी, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में वैक्सीन के कारण जो एंटीबॉडीज और ये सब डेवलप हुई थी, उसके कारण जो लक्षण मरीजों में पाए गए वो काफी कम थे, यानी उनकी लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी थी। इसलिए ये ना सोचा जाए कि अभी कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना है अभी भी, बाकी सब चीजों में सावधानी तो हमें रखना ही। डॉक्टर बालाकृष्णन, क्या कोरोना के बारे में, जैसे कोविड-19 के बारे में डॉक्टर अनिल कह रहे हैं कि गया नहीं है, ये है, तो क्या ये माना जाए कि कितने भी म्यूटेशंस हमारे सामने आते हैं, कोविड-19 का ये वायरस अब मौजूद बना रहेगा, हमको अपनी प्रिकॉशंस को भूलना नहीं चाहिए? अब जी बिल्कुल सही कहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अनिल साहब ने बताया है कि अभी भी कोविड के वायरस रहेंगे और कोविड के पेशेंट्स भी रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि वायरस की नियत होती है म्यूटेशंस, और ये म्यूटेशन होते ही रहेंगे। फ्लू के भी वायरस में, इन्फ्लुएंजा में भी यही हो रहा था, अभी भी इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स रहते हैं, काफी पेशेंट एडमिट होते रहते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड का डाटा देखें तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंजा से, सीजनल फ्लू से 6.5 लाख से ज्यादा की डेथ होती है हर साल पूरे वर्ल्ड में। तो ये जैसा है कोविड के भी कुछ वेरिएंट रहेंगे, तो इसलिए कभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी जीत पा जा सकती है। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन तो है ही, और वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये दोनों ही ऐसे माध्यम हैं जिसके तहत हम कोविड से पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ पेशेंट, जैसे कि कुछ कोमॉर्बिड पेशेंट होते हैं, किडनी के, हार्ट के, लंग के, और जिनको सीबीए हुआ है या पैरालिसिस हुआ है, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज, कैंसर के पेशेंट, इनको कुछ विशेष एहतियात रखने पड़ेंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इन लोगों को तो अभी नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर बालाकृष्णन, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो वहां पर इस वायरस के मामले सबसे ज्यादा, तो इंदौर जिसके बारे में कहा जाता है सबसे स्वच्छ शहर है, वहां पर भी मामले जिस तेजी से बढ़े थे जब पहली लहर की बात थी और दूसरी लहर की भी शुरुआत में, तो इनकी स्थिति अभी क्या है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वर्तमान हालात में? जी, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, क्योंकि अभी वर्तमान में एमपी और छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी कम है। जिस हिसाब से पीक आया था उस हिसाब से तो काफी नीचे गिर रहा है। अब आप देखिएगा पिछले 2-3 दिनों में 300 था, फिर 200 कुछ हुआ, और आज 145 केस ही है हमारे इंदौर में।
तो काफी तेजी से ही गिर रहा है। इसका एक ही कारण होगा कि बहुत सारे लोग संक्रमित होकर उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई अगला म्यूटेंट आता है या चेंज होता है तो ही कुछ बॉडी पे प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा अभी तो कोविड की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। यानी डॉक्टर बालकृष्णन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये माना जाए कि वैक्सीनेशन ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाया जरूर है, और जो लोग अभी भी वैक्सीनेशन से दूर हैं वो अगर वैक्सीनेशन लगवाते पूरा कर ले तो वो और सोसाइटी को अपनी तरफ से भी वो ठीक रखेंगे। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और उसके साक्षात परिणाम सभी के सामने हैं। और वैक्सीनेशन जिन लोगों ने नहीं लगाया है, मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से सबसे विनती करना चाहते हैं कि अपना वैक्सीनेशन लगाए और हमारे भारत में कोविड के पेशेंट्स को और कम हो सकते हैं। और जितने भी म्यूटेंट आते हैं, म्यूटेंट का भी वैक्सीनेशन से एक असर तो रहेगा ही रहेगा। तो वैक्सीनेशन का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, वैक्सीनेशन का असर रहेगा। भले कितने भी वेरिएंट्स आए, उसका कुछ ना कुछ परिणाम हमें दिखेगा ही पॉजिटिव वे में। क्या डॉक्टर बालकृष्णन, इससे पहले कि मैं डॉक्टर अनिल के पास सवाल के साथ जाऊं, क्या हम ये मान सकते हैं कि कोविड-19 या इस वायरस का अब अंत नजदीक आ गया है, भले पूरी तरह से ना खत्म हो, क्या अंत नजदीक माना जा सकता है जो डाटा जो अभी फिलहाल की कंडीशन है? जी, अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि पैंडेमिक का जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और कम होते होते अगर सब अच्छा रहा तो ये खत्म भी हो सकता है। पर ये जो पैंडेमिक है, अब ये छोटे छोटे शहरों में रह सकता है, या तो अगर इसको छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनने पड़ सकते हैं अगर कुछ नया वेरिएंट्स आते हैं। बट वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से जो सिवियरिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, तो इससे लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, सिवियरिटी कम हो जाएगी अगर वैक्सीनेशन ही प्रॉपर फॉलो कर लिया जाता है। जो आंकड़े बता रहे हैं, हम भारत 174 करोड़ कुल वैक्सीनेशन के नजदीक पहुंचने ही वाला है। आज उम्मीद है कि इसको शायद पार भी कर जाए। डॉक्टर अनिल, एक सवाल है, वो कोरोना से ही जुड़ा हुआ है। जब पहला मामला कोरोना का आया था, वो कोई नवंबर 2019 की बात थी जब ये पहला मामला डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद जब भारत में हुआ तो ये मार्च का मामला था, जब मार्च 2020 जब ये मामले अचानक उठने शुरू हो। जी, इंदौर में 23 मार्च को सबसे पहला मामला। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि मार्च 2020 मार्च में ये मामले भारत में बढ़ने शुरू हुए थे। उसके बाद नवंबर 2020 के करीब करीब यही स्थिति हुई। मेरा कहने का मतलब है, जब ये मामले अचानक बढ़ने लगे हैं, नया म्यूटेशन आया है, कहीं बहुत हम देख रहे थे कि मौसम बदल रहा है, सर्दी से गर्मी या टेम्परेचर चेंज एकदम तेजी के साथ होता हुआ दिख रहा है। आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, ये करीब करीब ट्रांजिशन पीरियड होगा। क्या आप इसमें मानते हैं कि वायरस एक बार फिर से प्रभावी हो सकता है? डॉक्टर अनिल। नहीं, अगर कोई नया म्यूटेंट अगर आया तो ही प्रभावी होगा, अन्यथा अभी तो जितने भी म्यूटेंट्स आए सबकी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। जी, तो लगता है कि डॉक्टर अनिल, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। जी बोलिए। चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। शुरू से कोरोना से लेके चाहे वैक्सीनेशन से, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता था आप लोगों को कि आओ, चाहे कोई भी मुहिम हो, आप लोगों ने जो सोशल मीडिया से जो सब लोगों को ये किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए, हमारी कोशिश है माध्यम होने के नाते हम लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, आप जैसे तमाम विशेषज्ञों के जरिए उन दूर दराज के लोगों तक वो जानकारी पहुंचे जिससे वो कम से कम अपने को सेफ रख सके, सोसाइटी में कोरोना फैलाने का कोई जरिया ना बन पाए। डॉक्टर बालकृष्णन, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब भी जैसा WHO ने इशारा दिया है कि कुछ डेडली म्यूटेशन और आ सकते हैं कोरोना के? हाँ, अब ये म्यूटेशन के जैसे कि ओमिक्रॉन के बाद भी 1-2 म्यूटेशन और आए हैं जिसके केसेस बहुत कम है, पर अगर ये पेशेंट अगर बढ़ते हैं
तब वो डेडली वायरस साबित हो सकता है, म्यूटेंट साबित हो सकता है। पर अभी बहुत शुरुआत होगा इस बारे में कहना, और एक भय की स्थिति पैदा करने से अच्छा है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन को पूरा सार्थक करें। हम तो पालन कर लेंगे डॉक्टर बालाकृष्णन, लेकिन सवाल ये है कि अभी 12 साल से ऊपर के बच्चों की अभी पूरी तरह से शुरुआत नहीं हुई है। 15 से ऊपर के जरूर लग गए हैं काफी को टीके, लेकिन 12 से ऊपर शुरुआत नहीं हुई। जो बच्चे छोटे हैं, काफी छोटे, वो इन चीजों को मानते नहीं है। अगर मास्क पहनाइए तो मास्क उतार के फेंक देंगे या परेशान होने लगेंगे। क्या उन बच्चों को इन हालातों में हम किसी तरीके से बचा सकते हैं, जब हम ये मानते हैं कि अभी वायरस में म्यूटेट करने के बहुत सारे चांसेस बचे हुए हैं? देखिए, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि इसमें यह है कि बच्चों में अब इम्यून रिस्पॉन्स बहुत जल्दी नहीं आता है, तो उनकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती नहीं है। तो अगर सीवियरिटी ज्यादा नहीं है तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। साथ साथ जो बच्चे समझ सकते हैं उनको बताना है। इसके साथ साथ हर वायरस में म्यूटेशन की प्रवृत्ति होती है। हर 1-2 साल में म्यूटेशन आते हैं, कुछ वायरस में 6 महीने में भी आते हैं। पर अगर भविष्य में ऐसा म्यूटेट आए जो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो हमें तो इसी के साथ जीना है, कोविड के साथ ही जीना है। और कोविड चले जाएगा ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारे वायरस आएंगे, पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, अगर इसका प्रॉपर पालन किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और इसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से हमारे में देश में कितने भी जो डायरिया, लूज मोशन के केसेस आते थे, इन्फेक्टिव लूज मोशन के, वो बहुत कम हो गए हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं, ना सिर्फ कोविड से, दूसरे भी फायदे हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अनिल, मेरे पास समय कम है, लेकिन आपसे एक सलाह ले लूंगा उन लोगों के लिए जो शहरों में नहीं है, जो गांवों और कस्बों में है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी सलाह उनके लिए कारगर होगी। जो लोग अभी गांवों में हैं और उन लोगों को कोविड के बारे में अभी, क्योंकि गांवों तक का अगर नहीं है तो वो लोग उतनी लापरवाही भी बरतने लगते हैं। अगर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो अस्पतालों में भीड़ बढ़ाने से पहले घर पर ऐसे क्या उपाय कर लेने चाहिए जिससे वायरस का जो थ्रोट में लोड है उसे कम किया जा सके, और अगर डॉक्टर के पास तक पहुंचा जाए तो डॉक्टर भी उसको आसानी से दवाओं के जरिए कंट्रोल कर सके? जी, अभी तक जितने भी लक्षण इसमें देखे गए हैं कि उसमें बुखार आना और हाथ पांव में बहुत दर्द होना, थकान महसूस होना, गले में दर्द होना, यही सब लक्षण आते हैं। और जैसे जो नॉर्मल ARI होता है या जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता है, उसमें इतना ज्यादा बॉडी है क्या थकान नहीं होती जितनी कोरोना में होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी और बुखार के साथ में काफी थकान हो रही है तो वो तुरंत जाके डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज कराए और तुरंत उसकी टेस्ट कराए। और अगर वो वहां पर, जैसे गांव में आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कम से कम पैरासीटामोल और कुछ इम्यून जो जिंक टैबलेट है, विटामिन C है, ये शुरुआत कर दे और अपना इलाज कराए। क्या संक्षेप में, क्या घर के किचन में कुछ ऐसा है जो दवाई लेने से पहले, मतलब कुछ वक्त तो लगेगा, अगर तो ये तबीयत खराब होती है, महसूस करता है कि चलो दवाई डॉक्टर के पास जाएं, तो उस 2-3 घंटे के टाइम इंटरवल में वो कुछ घर के किचन से कुछ कर सकता है? कुछ आप हेल्प कर पाएंगे ऐसे गरीब लोगों की जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिससे कंट्रोल कर सके उससे पहले? क्योंकि इसमें चूंकि डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, तो खान पान का ध्यान रखें। हाई प्रोटीन डाइट जो भी घर में है, खाने को ये ना करें, स्किप ना करें, खाना बराबर खाएं, रेस्ट करें थोड़ा सा, तो और पैरासीटामोल ले ले तो वो काफी ठीक उसको महसूस होता है और फिर वो अस्पताल तक तो पहुंच ही सकता है। ठीक है। डॉक्टर अनिल, डॉक्टर बालाकृष्णन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो सलाह दी है यकीनी तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी जो लोग दूर से बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, कोरोना अभी दूर कहीं नहीं गया है, इसलिए मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजेशन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन एकदम जरूरी है, अनिवार्य है। इसको मत तोड़िए, कोरोना आपके नजदीक कभी नहीं आएगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का।